हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिबल आइस। तो आज बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया था हिंदू न्यूज़पेपर में। तो इंडिया आउटलुक इन 2025 2025 में इंडिया को कैसे कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड में काम करना है और एक लीडरशिप की तरह, यानी कि अपने आप को एक लीडर की तरह रिप्रेजेंट करना है, ग्लोबल लीडर। उसके बारे में कि इंडिया का क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है और क्या अपॉर्चुनिटी है 2025 में, इसके बारे में। और यहाँ रिकमेंडेशन है पॉलिसी मेकर और स्ट्रेटजिस्ट को कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग इंडिया जो है अपना 2025 का जो फ्यूचर है वो क्या है कि बहुत ही बेहतरीन बना सकता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इसके बारे में है ये। तो ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये आर्टिकल के बारे में। तो वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है कि इंडिया का अभी करंट स्टैंडिंग क्या है और इंडिया कैसे एक राइजिंग पावर की तरफ उभर सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है कि इंडिया के बारे में तारीफ़ है यहाँ पर कि इंडिया जो है कि सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जितना भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें से इंडिया भी एक है। और इसके कारण क्या होता है, और यहाँ पर क्या है, इसका इकोनॉमी को ग्रोइंग करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जो यंग पॉपुलेशन है, जिसमें पॉपुलेशन क्या है यंग होता है, तो वहाँ पर क्या है कि उसका डेवलपमेंट और भी फास्ट हो जाता है। तो ये एक हम लोग के लिए एक बेहतरीन है। साथ ही साथ क्या है कि हम लोग बहुत ही तेज़ी से टेक सेक्टर में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम लोग का जो मिडिल क्लास है वो भी ग्रो करते जा रहा है। तो ये सभी हम लोग का विन विन सिचुएशन है, जिसके कारण क्या होता है कि इंडिया का जो रैपिड ग्रोथ है उसके कारण इंडिया को एक की प्लेयर बना दिया है ग्लोबल इकोनॉमी में। कि आज इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया एक ऐसा, यानी कि ऐसा मार्केट है, ऐसा इकोनॉमिक पावर है ये, कि ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो यही है स्टैंडिंग इंडिया के बारे में इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे। साथ ही साथ अगर हम लोग बोला जाए पॉलिटिकली क्या है इंडिया के बारे में, तो इंडिया का जो स्टेबिलिटी है, जैसे क्या है कि किसी भी देश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेबल होना, वहाँ का जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। तो हम लोग देखने को मिलेगा कि इंडिया में बहुत ही बेहतरीन, एक रिलेटिवली जो अदर कंट्री है उसके मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि चारों ओर हर जगह एक टर्मोइल है। हम लोग देखने को मिलेगा झगड़ा चल रहा है, अलग अलग जगह हम लोग देखेंगे कहीं वॉर चल रहा है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अलग अलग तरीक़ा से। तो इसके कारण क्या है, इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है कि बहुत ही अच्छा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ सिंस यहाँ स्टेबिलिटी है, जहाँ स्टेबिलिटी होता है वहाँ पर क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको चाहिए रिटर्निंग, और वो ऐसा देश में इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पर क्या है कि स्टेबिलिटी हो। तो इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है एफडीआई, और यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफपीआई जो है ये यानी अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया। और इससे कारण क्या हो रहा है कि ये स्टेबिलिटी की जो है बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी देश में, यानी कि इतना ज़्यादा जो अनसर्टेन है वर्ल्ड में, चारों तरफ कहीं वॉर हो रहा है और कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि अलग अलग तरह का टेंशन अराइज हो रहा है, तो वहाँ पर इंडिया को एक अच्छा स्टेबल कंट्री को की तरह देखा जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल पावर है और इकोनॉमिक पावर है, कि इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली इंडिया क्या एक इमर्जिंग पावर है। साथ ही साथ इंडिया का क्या है कि जो पार्टनरशिप है सभी के साथ, यानी कि बहुत ही बेहतरीन है, और ये क्या है कि बैलेंस करते हुए हम लोग का रिलेशन है मेजर पावर के साथ। मतलब कि हम लोग यूएसए के साथ भी हम लोग क्या है कि हम लोग अच्छा मेंटेन किए हुए, और रसिया के साथ भी हम लोग मेंटेन किए हुए, दोनों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे में बैलेंस किए हुए हैं। सेम वे में हम लोग देखने को मिलेगा क्या कि हम लोग का ईरान के साथ भी हम लोग का होता है, और इसराइल के साथ भी हम लोग का, दोनों के साथ हम लोग का क्या है कि पार्टनरशिपिंग है। तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे में बैलेंस, हम लोग का जो जियोपॉलिटिकल है डिप्लोमेसी है, बैलेंस डिप्लोमेसी है। हाँ, अब इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि इसलिए हम लोग बहुत ही केयरफुली डिप्लोमेसी को, और जो क्या है कि छोटी छोटी बारीकियों पे क्या होना चाहिए हम लोग को ध्यान देना होगा, जो ग्लोबल डायनामिक्स हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा। अब क्या चैलेंज आ रहा है 2025 में इंडिया के लिए। तो सिंस इंडिया का हम लोग बोले क्या कि हम लोग ये सभी तो बेनिफिट तो दिख रहा था, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप भी देखने को मिलेगा, कि हम लोग का जो इंडिया का जियोपॉलिटिकली एक अलग तरह का चैलेंज भी है। क्यों? पहला चाइना, चाइना एक बिग चैलेंज है।
सिंस बॉर्डर टेंशन जो है क्या कि इन चाइना के साथ अभी भी है। सिंस क्या है कि वहाँ पर डिस्पाइट वो डिसएंगेज हो गया, लेकिन चाइना अभी भी क्या है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जिससे इंडिया पर प्रेशर बनते जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें क्या कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के बॉर्डर के पास वहाँ पर क्या है बहुत बड़ा एक डैम बना रहा है, जिससे क्या है कि जिसको बुलाता है एक वाटर बॉम्ब की तरह। दूसरा क्या होता है कि वो इंडिया का जो लद्दाख जो अक्साई चीन का पार्ट है उसको कॉन्टी का नाम यानी कि नाम में कॉन्टी का नाम में दे दिया, उसका नेम दे दिया उसको। तो जो क्या है कि इंडिया जो है कभी भी चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता। साथ ही साथ हम लोग का जो बीटर एक्सपीरियंस है चाइना के साथ, इस कारण भी इंडिया कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब चाइना जो है वो क्या अपना जो टाइज़ है वो जो कंट्री है ग्लोबल साउथ में उसके साथ बहुत ही अच्छा कर रहा है, अफ्रीका के साथ अच्छा कर रहा है। साथ ही साथ उसका जो ट्रेडिशनल एडवर्सरीज़ है यानी दुश्मन जो है पुराना से चलते आ रहा है जापान, उसके साथ भी वो अपना रिलेशन अच्छा कर रहा है, जिसके कारण क्या इंडिया को एक सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, इंडिया का जो एम्बिशन है उसको, कि चाइना के कारण। क्योंकि एक कंपटीशन इंडिया और चाइना के बीच में होता है, चाहे वो हम लोग बोले क्या कि अफ्रीका में भी इंडिया चाइना दोनों क्या है कि एक बेस्ट कॉम्पिटिटर की तरह देखा जा सकता है। तो ये क्या है कि चाइना और इंडिया दोनों क्या है कि एक दूसरे को यानी कि चैलेंज दे रहा है। इंडिया को चैलेंज किया चाइना का जो रिलेशन है स्ट्रेंथन कर रहा है ग्लोबल साउथ में, अफ्रीका में और भी जापान में। तो ये क्या है चाइना एक अच्छा मार्केट प्लेस बना दे रहा है। और भी क्या है कि हम लोग बात करें कि दूसरा क्या है साउथ एशिया का डायनेमिक। इंडिया फेस कर रहा है अनसर्टेनिटी साउथ एशिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो टाइज़ है वो वीक होते जा रहा है बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, भूटान के साथ। इंडिया का मैक्सिमम जो हम लोग बोले कि बॉर्डर जिससे से शेयर कर रहा है सभी के साथ क्या हो रहा है जो टाइज़ है वो वीक होते जा रहा है। और पाकिस्तान तो ऑलवेज़ हॉस्टाइल रहता है, हमेशा क्या दुश्मन बना हुआ है वो। और जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान का वो भी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। इस कारण से क्या वहाँ का जो सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है। अब ये डायनेमिक के कारण क्या होता है इंडिया को एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा जो है इंगेज करना होगा, ताकि उसका जो रीजनल इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो सके इंडिया का। वेस्ट एशिया में भी एक अलग प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी एक नया मंथन चल रहा है। क्या कि जो हम लोग बोले सीरिया में जो असाद है उनका यानी कि जो गिर गया रेजिम, उनका रेजिम को हटा दिया गया, तो एक नया पॉसिबिलिटी हो गया वेस्ट एशिया में कि राइज़ करेगा सुन्नी का जो ग्रुप है एसटीएस, उसका राइज़ हो जाएगा। जैसे क्या है कि असाद का अगर रेजिम हट जाता है सीरिया का, तो सुन्नी का एसटीएस राइज़ कर रहा है। अब इसी कारण से क्या इंडिया के लिए चैलेंजेस भी है अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी है तो इससे क्या हो सकता है कि इंडिया बैलेंस कर सकता है रिलेशन सुन्नी और शिया दोनों के अनुसार। दोनों सेक्ट है मुस्लिम में, तो दोनों सेक्ट के अनुसार क्या बैलेंस कर सकता है इंडिया रिलेशन शिया और सुन्नी दोनों के साथ। तो ये देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि अब इंडिया में एक और क्या प्रॉब्लम है, डिजिटल थ्रेट। वो था जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चैलेंजेस, ये डिजिटल थ्रेट अभी बहुत बड़ा है कि इंडिया में रैंसम वेयर जो है बहुत सारा क्या कि रैंसम वेयर और क्या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या है कि दूसरे देश या किसी हैकर ग्रुप के द्वारा अटैक कर देना जो बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बोले यूपीएससी का एक बार क्या किया था वेबसाइट को हैक करके वहाँ डोरेमोन बना लगा दिया था। तो उसी तरीक़े से क्या है कि हैक हो रहा है और टारगेटिंग कर रहा है मेजर कंपनी को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को। इस कारण इंडिया को एक बहुत बड़ा एक थ्रेट यानी कि फेस कर रहा है। इसका नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट फेस कर रहा है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट फेस कर रहा है इसी अटैक के कारण। साइबर अटैक जो इतना ज़्यादा हो रहा है रैंसमवेयर का और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो हो रहा है इसके कारण। साथ ही साथ अब बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी कन्वर्ज होते जा रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी जैसे क्या एआई आया, क्लाउड कंप्यूटिंग आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया। ये सभी इंटरकनेक्ट होकर और भी ज़्यादा सिचुएशन वर्नेबल बना दे रहा है कि और भी ज़्यादा साइबर अटैक होगा।
और ये वर्नेबिलिटी के कारण क्या होता है, इंडिया को जैसे देश को और भी ज़्यादा रिस्क है कि इसका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर क्या और भी ज़्यादा साइबर अटैक होगा। तो इसी कारण से ये एक बड़ा चैलेंज है। फ्यूचर में रिस्क क्या है कि फ्यूचर में क्या है, साइबर थ्रेट को एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये बहुत ही तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा कुछ साल में। और इसी कारण से अभी डिमांड है सिचुएशन का कि हम लोग प्रोएक्टिव और मल्टी लेयर अप्रोच लेना होगा साइबर सिक्योरिटी में। और क्या है कि हम लोग को ये सारा जो थ्रेट है उन लोगों को एड्रेस करना होगा। और अगर हम लोग इसको अगर सही से एड्रेस नहीं करें, अगर फेलियर हो जाएगा तो उसका ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस हम लोग को फेस करना होगा, ज़्यादा बड़ा एक हम लोग का सेटबैक फेस करना पड़ेगा। किसको? डिजिटल इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी। जस्ट लाइक हम लोग आज जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटली आज हम लोग प्रमोट होते जा रहे हैं, हम लोग डिजिटल की तरफ मूव होते जा रहे हैं, अगर इसको टाइमली अगर ये जो साइबर अटैक है, साइबर थ्रेट है, इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो सकता है। अब क्या रिकमेंडेशन है हम लोग देखने को मिलेगा, रिकमेंडेशन क्या हम लोग देखने को मिलेगा कि इंडिया को क्या रिकमेंडेशन है। तो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच को लेके के थ्रू चलना होगा चैलेंजेस को के अगेंस्ट में। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी करना होगा, एक बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेसी, जिससे इंडिया अपना जो टाइज है जो साउथ एशिया में सभी से ख़राब हो गया उसको ठीक करे। साथ ही साथ पार्टनरशिप करे वेस्ट एशिया के साथ, और हमेशा सतर्क रहे, विजिलेंट रहे हमेशा कि चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी ही एक की है जिसके कारण कि ये सारा जो रीजनल प्रॉब्लम है उसमें क्या बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। और हम लोग बोले क्या कि बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात किया जाए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी इंडिया को फोकस करना चाहिए क्या कि ये जो अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ उस पर फोकस करना चाहिए, और इन्वेस्टिगेट करते रहना चाहिए हमेशा क्या, और इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा क्या क्या इन्वेस्ट करना चाहिए बॉर्डर पे, बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि चाइना दूसरे साइड से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इन्वेस्टिंग करते जा रहा है, और इंडिया को भी उसी बेसिस पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्ट्रेंथन करना चाहिए अपना मिलिट्री का कैपेबिलिटी। क्योंकि देखिए क्या कि अभी चाइना के पास क्या है कि हम लोग देखने को मिलेगा उसके पास 6th जनरेशन एरोप्लेन आ गया, हम लोग के पास 5th जनरेशन भी नहीं है, 4.5 जनरेशन रफाल है। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को क्या है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को और इन्हांस करना होगा और स्ट्रेंथन करना होगा, जो बहुत ही क्रूशियल है इंडिया का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में क्या करना चाहिए, इंडिया को अपना नेशनल साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या करना होगा, उसको इन्हांस करना होगा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि कैसे होगा वो रेगुलर ऑडिट करके सिस्टम को अपडेट करके, और क्या है जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है उसका कल्चर को प्रमोट करके लोग को प्रमोट करना होगा कि इस तरीक़ा से, जैसे आज के समय में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है कॉल पे भी जो होता है, जब हम लोग किसी को कॉल करते तो क्या होता है बहुत ही सारा गवर्नमेंट क्या होता है कि एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ताकि क्या कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सेंसिटिव डाटा है उसको बचाया जा सके, नहीं तो साइबर सिक्योरिटी में सारा लेके हम लोग का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेगा वो। इस कारण से क्या होता है कि हम लोग को ये सारा काम करना होगा साइबर सिक्योरिटी में। और हम लोग का जो फॉरेन पॉलिसी है, सिंस इंडिया के पास एक लिवरेज है क्योंकि हम लोग हमेशा न्यूट्रल स्टांस रखे हैं, तो हम लोग क्या मेडिएट कर सकते हैं किसके साथ, हम लोग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में दोनों साइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा ना तो हम लोग वेस्ट के साइड भी नहीं है, हम लोग रसिया के साइड भी नहीं है, यानी कि हम लोग क्या है कि बैलेंस में, तो हम लोग वेस्ट के साथ जस्ट लाइक कि हम लोग यूएसए के साथ भी और रसिया के साथ भी हम लोग यहाँ पर मेडिएट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग क्या है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो वहाँ पर क्या हम लोग मेडिएट कर सकते हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के थ्रू क्या हो सकता है प्रमोट कर सकते हैं हम लोग इंटरनेशनल कॉपरेशन, और हम लोग अपना जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं सुन्नी और शिया दोनों के साथ। उन लोग का जो रीजन का सेक्टेरियल टेंशन है उसको हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पर कि हम लोग अपना जो रिलेशनशिप है दोनों के साथ अच्छा कर सकते हैं। कैसे? ताकि उन लोग का जो टेंशन है उसमें हम लोग को क्या है कि उसमें हम लोग को सही से काम कर सके। हम लोग ऐसा ना हो कि हम लोग क्या है कि किसी एक का साइड ले लें, वो सही नहीं होता। अब इकोनॉमिक सिंस इंडिया क्या स्ट्रॉन्ग फॉरेन और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उसका इकोनॉमी सस्टेनेबल हो,
अगर हम लोग यहाँ पर क्या साइबर अटैक ज़्यादा होते जाएगा तो सभी क्या आएगा, यूपीआई करने में भी डरेगा। तो ये सभी क्या है, इसलिए सस्टेनेबल इकोनॉमी करने के लिए क्या है कि हम लोग का साइबर अटैक ये सबसे बचना होगा। जिससे अगर इस कारण से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होता है तो इंडिया को क्या है कि एक कैपिटलाइज किया जा सकता है, उसका पोटेंशियल जो है ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस का है वो बन सकता है। आज हम लोग का बैंकिंग सिस्टम सब चीज़ क्या होता है, सारा हम लोग देखने को मिलेगा, सारा हम लोग का जो बैंकिंग सिस्टम है वो काम इसी पे कर रहा है। अब उस पर क्या है कि अगर हम लोग का उस सारा चीज़ पे अगर वो CBS है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है CBS पे, अगर वो क्या है कि हम लोग का साइबर अटैक होता है तो बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग को इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना होगा, और जो एक्सटर्नल थ्रेट है और जो डिजिटल वर्नेबिलिटी है इन लोग को क्या है कि बहुत ही बेहतरीन हम लोग को मेंटेन करना होगा। क्योंकि क्या होता है, जो डिजिटल वर्नेबिलिटी है बहुत क्रूशियल है कि हम लोग का देश के अंदर में भी पीस हो। क्योंकि बहुत बार क्या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन प्रमोट किया जाता है, इसके कारण क्या लोग क्या हो जाता है कि राइट होना शुरू हो गया, ये सभी चीज़ हो गया, बाहर से ही क्या है कि उसको प्रमोट किया गया जिससे ऐसा होगा। तो हम लोग क्या कि ताकि अगर हम लोग खुद में देश में स्टेबिलिटी होगा तो हम लोग का देश में क्या है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। और ये सभी चीज़ होगा तो हम लोग क्या हो सकते हैं, ग्लोबल लीडर बनने सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पोटेंशियल है ग्लोबल लीडर बनने का। तो यही बता रहा है कि इंडिया का जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना चाहिए। इंडिया को क्या है कि एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कंट्री है ग्लोब के चारों हर कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। और हम लोग को बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए कि ये मल्टी पोलर वर्ल्ड में, यूनिपोलर मतलब एक ही देश के पास सारा पावर है, मल्टीपोलर के पास सभी के पास कुछ ना कुछ पावर है। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम लोग को बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए। और हम लोग का जो पार्टनर है, जो पार्टनरशिप होगा हम लोग का, वो क्रूशियल होना चाहिए कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करे और ग्लोबल कोऑपरेशन को भी प्रमोट करे। डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में बात की है कि इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी, और इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना चाहिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहिए। इंटरनेशनली दूसरे देश के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि ये जो इमर्जिंग डिजिटल थ्रेट है उसको काउंटर किया जा सके। और ये बहुत ही इसेंशियल है कि इंडिया का जो डाटा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सेफगार्ड करे जो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ है। रीजनल डिप्लोमेसी के बारे में बात करें तो रीजनल डिप्लोमेसी क्या, तो रीजनल डिप्लोमेसी में हम लोग देखने को मिलेगा कि इंडिया को इंगेज करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू नेबर्स के साथ, ताकि एक अच्छा रिलेशन बने और डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जा सके पीसफुली। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोग का जो साउथ एशिया है वो स्टेबल और प्रॉस्परस रहे। तो यही बता रहा है कि क्रिएटर, तो यही यानी क्या बोला है, चार्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब क्या है इंडिया जो है फेस कर रहा है कॉम्प्लेक्स लेकिन एक एक्साइटिंग फीचर, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो फेस कर ही रहा है, प्रॉब्लम तो कर रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी। अगर हम लोग इसको प्रोएक्टिवली अगर एड्रेस करते हैं ये चैलेंज को, तो इंडिया के पास लिवरेज है और अपना यानी स्ट्रेंथ के थ्रू क्या कि इंडिया क्या हो सकता है, इमर्ज कर सकता है एक ग्लोबल लीडर की तरह, और कंट्रीब्यूट कर सकता है पीसफुली कंट्रीब्यूट कर सकता है, और एक यानी कि देश में एक पीस, प्रॉस्परस और सिक्योर वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन उसमें कंट्रीब्यूट इंडिया कर सकता है। इसलिए हम लोग का जो पॉलिसी मेकर है उसको कंसंट्रेट करना होगा, स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटजिस्ट है और एनालिटिक्स है, तो वो सारा को क्या है ये करना होगा क्योंकि इंडिया का जो फ्यूचर है वो ब्राइट और अच्छा रहे। तो इसलिए जो भी पॉलिसी बने तो उसी के अकॉर्डिंग बने। तो यही था ओवरऑल इस पूरा लेक्चर में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ जानने को मिला कि कैसे कैसे क्या क्या थ्रेट है इंडिया का, क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको रिजॉल्व आउट किया जा सकता है। तो ये था, तो ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था द हिंदू न्यूज़पेपर में आज का। तो ये था मेरी तरफ से, और अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए। इसमें आपको कौन सा पॉइंट नया जानने को मिला तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके का जो वैल्यूएबल कंटेंट है आपको मिलते रहे। थैंक यू, इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड।